यहाँ से बात हमारी शुरू हुई थी कि तेषाम विभाग पंचधा स्मृता, है ना। उनका विभाग कितनी प्रकार से बताया है? 5 प्रकार से। पहला परतः, दूसरा कालतः, तीसरा स्थानात्, प्रयत्नात्, अनुप्रदानतः, और यही है ना, स्वर काल स्थान प्रयत्न और अनुप्रदान, यही था ना। तो सबसे पहले स्वर बताया उन्होंने आपको, स्वर के बाद क्या बताया उन्होंने? काल बताया, है ना। फिर से बताया उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वरास्त्रयः, है ना। फिर काल बताया, बोले ह्रस्व दीर्घ प्लुत इति काला तो नियमाचि। दोनों चीजें क्लियर हुई आपकी। उसके बाद क्या बतलाने जा रहे हैं भैया आपको? स्थान की बात, है ना। परतः कालतः स्थानतः, तीसरा था ना स्थानात्, स्थान से विभाजन कर रहे हैं उनका वर्णन। तो क्या कह रहे हैं? बोले अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा। कितने स्थान बताए वर्णों के? उच्चारण स्थान कितने हैं? 8। कौन से? बोले अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दन्ताश्च नासिका ओष्ठौ च तालु च। क्या बोले पंडित जी? बोले 8 स्थान है। कौन से? बोलो फटाफट फटाफट। पूरा ओष्ठ। अरे 5 नीचे 3 ऊपर 8 हो गए ना जी। 5 3 8 8 स्थान। क्रम याद रखिएगा और ये याद रखिएगा। हम बता रहे हैं सबका एक करके। ओभावश्च विवृत्तिश्च शशशारेव एव च जिह्वा मूलम उपद्मा च गतीयष्टविध ऊष्मणः। आपका ऊष्म वर्ण की बात आई। किसकी आई पंडित जी? ऊष्म वर्ण की। ऊष्म बोले तो यहाँ ऊष्म शब्द से क्या लेना है? ऊष्मण इति विसर्गस्य। किसकी? विसर्ग की गति की बात चल रही है ना। ऊष्म इत्युक्ते विसर्ग। विसर्ग। कितने प्रकार का है यह विसर्ग? तो कह रहे अष्टविधा गति भवति विसर्गस्य। 8 प्रकार की गति बताई विसर्ग की। कितने प्रकार की गति बताई पंडित जी विसर्ग की? 8 प्रकार। 8 प्रकार की गति है। कौन कौन 8 प्रकार है वे उसके? तो कह रहे हैं ओभावः अर्थात ओकार। देखा होगा ना आपने, विसर्ग को ओकार आदेश हो जाता है, नहीं होता है? अरे शिवा अग्रे अर्चा में, शिवा अग्रे अर्चा में क्या होता है? उकार आदेश होता है, नहीं होता है? विसर्ग को सकार आदेश रुत्व करके उसके बाद में कौन सूत्र लगेगा? शिवा अग्रे अर्चा में, बताओ आज ही पढ़ो। शिवा अग्रे, हाँ अपने तक से पर में यदि उसको क्या हो जाता है? रेफ को है उत्व आदेश, और आत्मगुणा से गुण करेंगे तो शिवो। ठीक है। तो ओभाव, उसके बाद बोले क्या? बोले विवृत्तिश्च, विवृत्ति होती है। पहला ओकार आदेश, दूसरा विवृत्ति। बोले विवृत्ति क्या है भैया ये? विवृत्ति क्या है? विवृत्ति तुम्हें समझ में आई नहीं है? तो बोले विवृत्ति क्या है पंडित जी? क्या है विवृत्ति? लोप होता है। लोप। क्या? लोप। 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 और कोई बताओ विवृत्ति क्या है? स्वर है क्या महोदय? जहाँ संधि का भाव होता है। संध्या भाव, संधि का अभाव। ये बात ऐसा कह सकते हैं, वो लोप होता है, संधि नहीं होगी। चलो, तो क्या बता रहे हैं आगे? बोले विवृत्तिश्च बता रहे। विवृत्ति ही तो स्वरद्वयस्य सहवर्तिता यथा राम आयाति। ठीक है। और यहाँ विसर्ग थे, विसर्ग गायब हो गए आपके, वो आपको दिख नहीं रहे, इसलिए राम आयाति में संधि नहीं हुई। आगे कह रहे हैं और क्या होता है? 2 काम हो गए। और क्या है? बोले तालव्य शकार आदेश 1, मूर्धन्य शकार 2 और दंत्य शकार 3, और चौथा क्या है? रेफ आदेश। तो कितने हो गए? 4 और 2, 2 ये ओभाव विवृत्ति और 4 ये, कितने हो गए? 6। और जिह्वा मूली और उपधमानी है, कितने हो गए? 6 और 2 8। और नवा स्वयं विसर्ग है ये। ठीक है। ये 8 गतियां किसकी हैं? ऊष्मणः अष्टगति ही, ऊष्म की 8 गति है। ठीक है। आगे क्या है ना भाई? आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है सर। हाँ, समझ में आई बात ना? जी सर। चलिए, अब 2 बातें हैं। आपने अभी ओभाव पढ़ा ना, एक विसर्ग को ओभाव होता है ना, और एक विसर्ग को ओकार आदेश होता है ना पंडित जी? जी सर। ओकार आदेश विसर्ग को होता है ना।
तो अब प्रश्न ये होता है कि हमें भैया एक बात बताइए, हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये जो आपने अष्टविधि जो विसर्ग की बताई उनमें से वो वाला ओकार है या सामान्य ओकार है, हमें कैसे पता पड़ेगा ये? हमें कैसे पता पड़ेगा? तो कह रहे यत्र ओ भावः प्रसंधानम ओकारादि परम पदम है, यत्र जिस पद में परम पदम ओकारादि भवे, दूसरा पद कैसा हो? दूसरा पद कैसा हो? ओकार आदि वाला हो। ठीक है, और वहां पर यदि क्या हुआ है, बोले ओ भाव प्रसन्नानम स्यात्, वहां यदि ओकार आदेश हुआ है ना, वहां क्या जानना चाहिए उसको? ओ भाव जानना चाहिए। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। आ रही है हाँ, सर। बात समझ आ रही है? यदि पूर्व पद में निमित्त है आपका ओकार है, और पर में यदि उकार पर में है, परम पदम उकार आदि चेत, पर पद यदि उकार आदि है ना, यत्र पदे परम ओकार आदि भवे तत्र यदि ओ भाव प्रसंधानम स्यात्, वहां यदि ओ भाव आपको ओकार दिखाई देता है ना, वहां क्या जानना चाहिए आपको? यदि पर पद में ओकार है, जैसे आप क्या बनाते हैं अभी आपका? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। आ रही है सर। आ रही है मुझे, आ रही है आप मुझे क्या आवाज। बनाते, कोई ऐसा गुण वाला बोलिए, गुण का उदाहरण बोलिए कोई। गंगोदक बनाते हो ना, गंगा अग्रे जी। उदकम। उदकम। तो यहाँ देखिए ओकार आदि पर पद है कि नहीं? उदगम पद कैसा ओकार आदि है कि नहीं? कह रहे यत्र जिस पद में पर पद कैसा हो, उकार आदि भवे तत्र यदि ओ भाव प्रसंधानम स्यात्, और वहां क्या करते हैं आप? अकार और उकार को मिलाकर के ओ भाव करते नहीं करते हैं? तो वहां यदि ओ भाव प्रसंधान किया जाता है तो उसको कैसा जानना चाहिए? संधि परिज्ञानम भवे, उसमें उसको संधि जो ओकार जानना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? और बोले इससे अतिरिक्त जो बचा, यद अन्य अव्यक्तम, है ना, इससे अतिरिक्त जो बचा, ततः यद अन्यत ओ भाव प्रसंधानम, इससे अतिरिक्त जो ओ भाव प्रसंधान है ना, उसको कैसा जानना है? तद अव्यक्तम स्पष्टमेव ऊष्मण ओ भावम विद्यात्, बोले इससे अतिरिक्त जो भी ओ भाव होगा वो कैसा होगा? ऊष्म वाला ओ भाव होगा। बात समझ में आ गई? दो प्रकार के ओ भाव है, एक ऊष्म वाला ओ भाव है, समझ आ रही है ना? जैसे शिव सग्रिया में शिव और चाम बनाते हैं, आप बनाते हो ना? ए बाबू, जी सर। शिव ये कंडीशन रहती है ना आपकी, तो ये भी तो ओ भाव होता है ना, शिवो बनाते हैं आप, ये भी तो ओ भाव है ना। ये ओ भाव कैसा है? ये ओ भाव कैसा है? ऊष्म ओ भाव है, ऊष्मण ओ भाव है। ठीक है ना, अर्थात विसर्ग के स्थान पर हुआ ओ भाव है। बात समझ में आ गई? और ये कैसा है? संधिज ओ भाव है। दोनों में अंतर समझ में आ गया? बोलो। जी सर। आई कह रहे हैं हकारम पंचमयुक्तम अंतस्थाभिष्ट संयुतम। देखिए हकार, हकार के उच्चारण स्थान दो बताए इन्होंने। कितने बताए? दो बताए। दो। हाँ, एक उरस और दूसरा क्या है? कंठ। जी ने नाम कंठा पढ़े हो ना? जी कब सर। कंठ होगा और कब ओरस होगा? कब होगा कंठ और कब ओरस होगा? तो बता रहे हैं पंचमयी ही युक्तम अंतस्थाभिष्ट संयुतम यदा हकारम भवेत्, जब हकार आपका वर्ग के पंचम वर्णों से संयुक्त होगा या अंतस्थ वर्णों से संयुक्त होगा तो उसको, उसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा? बोले उरस्यम तम विजानीयात्, उसका उच्चारण स्थान उरस देश होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? कब होगा? जी सर। बोलिए एक बार फटाफट से, कब होगा? जब वर्गों के पंचम वर्ण या अंतस्थ से युक्त होगा तब वो उरस होगा उसका। उरस उच्चारण स्थान होगा, है ना? जैसे आप हम्म। बनाते हो ना, हम लयती, बनाते हो ना, यह, जी सर। ये कैसा है? ये पंचम से युक्त है और ये अंतस्थ से युक्त है ना? नहीं बनाते हो? वलयति, ये क्या है? सब पंचम में से युक्त है ना, तो इनका उच्चारण स्थान सबका क्या होगा? इन हकारों का कौन सा उच्चारण स्थान होगा? उरस। बोले उरह तम विजानीयात् उरह देश। ठीक है, हृदय प्रदेश। और कंठ उच्चारण स्थान किनका होगा? बोले असंयुतम कंठ्यम आहुहु, जो असंयुक्त होगा, है ना,
जो ये पर्ग के पंचम और अंतस्थों से संयुक्त नहीं होगा, असंयुक्त होगा, स्वतंत्र हकार होगा, उसका उच्चारण स्थान कौन होगा? कंठ होगा। बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है। जी सर। अर्थात इन आठों से संयुक्त होगा तो आपका कौन होगा? उरादेश होगा, और इनसे रहित होगा तो कंठ होगा। ठीक। कंठ हो। अब बता रहे हैं उच्चारण स्थान, बता रहे हैं सबके। कंठ, आहु, उच्चैः, तालव्य, ओष्ठजा, वपु, कौन कौन किस किस का कौन उच्चारण स्थान है ना? ठीक है। कह रहे हैं कंठ्यौ अकार हकारौ, अकार और हकार, है ना? अकार असंयुक्तो हकार श्रेति कंठ्यौ वर्ण्यौ, है ना? कंठ, कंठ से उच्चारित होते हैं अकार और हकार। ठीक है। जी। ठीक है ना? आगे कह रहे हैं इकारश्च वर्गो यकार, यकार शकार श्रेति तालु स्थानीयाः, और इचुषास्तालव्या, इकार च वर्ग और यकार, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है पंडित जी? तालु, तालव्य, तालु, है ना? और ओष्ठज, ऊपुः, और ओष्ठ उच्चारण स्थान कौन कौन का है? ऊपुः, उवर्ण और अवर्ण का। ठीक है। आगे कह रहे हैं स्यु मूर्धन्य ऋटुरषा, और मूर्धन्य उच्चारण स्थान किनका है? मूर्धा। बोलो। री रा शा टा वर्ग, विकार, हाँ, विकार, टवर्ग, टकार और शकार। ठीक है। तक दंत्या लृतुलसा स्मृतः, दंत्य उच्चारण स्थान किनका है? ऋकार, तवर्ग, लकार और सकार। ठीक है। आगे कह रहे हैं जिह्वा मूले तु कुह प्रोक्तौ, जिह्वा मूल उच्चारण स्थान किनका है? कुहु और तुहु, कुह किससे? कुह मतलब अभी देखो परीक्षा बुद्धि की, बुद्धि की परीक्षा है पंडित जी। बोलो। कवर्ग, है ना? हाँ, ये जो कवर्ग है आपका कहाँ से उच्चारित होगा? तो जिह्वा मूले, और दंत्योष्ठ वह स्मृतो बुधई, और दंत्योष्ठ से वकार का उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ है, और ए ऐ तो कंठताल लभ्या, एकार और ऐकार का कंठतालु है, और ओकार और औकार का कंठोष्ठ स्मृतौ, कंठ और ओष्ठ है। अब दिक्कत होने वाली है आपको एकार ऐकार में और ओकार और औकार में। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण स्थान दो दो हैं, है ना? कंठ और तालु, कंठ और ओष्ठ। अब प्रश्न आपसे ये होगा पंडित जी कितना तो कंठ का स्थान होगा इसमें? अरे आप एकार जब उच्चारित करेंगे, उच्चारण करेंगे, एकार का जब उच्चारण करेंगे आप, तो कंठ और तालु दो उच्चारण स्थान है, तो कितना तो आप कंठ के हिस्से में देंगे और कितना आप तालु के हिस्से में देंगे? आप बताइए, मैं इसका कितना हिस्सा होगा साहब? बोला तुम। उस समाधान के लिए आगे कारिका अपनी पढ़ी जा रही है ना? जी सर। क्या कह रहे हैं? अर्धमात्रा तु कंठ्यस्य एकारैकारयोः भवेत्, ओकार उकारयोः मात्रा तयोः विव्रत संवृतम्। कंठ की कितनी मात्रा होगी? अर्धमात्रा, अर्धमात्रा, है ना? एकार ऐकारयोः कंठस्य तु अर्धमात्रा भवेत्, कंठ के हिस्से में आधी मात्रा आएगी। ठीक है। और शेष बाकी की मात्रा तालु। तालु की जाएगी। वही बात करें, अत्र एकार औकारयोः, है ना? ओकार औकारयोः इति योजना, इमे चत्वारो वर्णाः, चार वर्ण है ना? ए, जी। ऐ, ओ और औ। इनकी एक संज्ञा होती है प्रातिशाख्य में। प्रातिशाख्य में कुछ कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है? चत्वारि संध्यक्षराणि। हाँ, संध्यक्षर, क्या कहा जाता है? संध्यक्षर, संध्यक्षर। समझे? ततः चत्वारि संध्यक्षराणि, वही ए ओ, ए ऐ ओ औ। ठीक है ना? एक डायरेक्टर हैं, अभी वर्तमान में हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। ये होते हैं ना जो मूवी डायरेक्ट करते हैं, एक्टर होते, एक्टर को डायरेक्शन देता है ना कोई एक्टर, एक्ट्रेस को, नायक नायिका को एक डायरेक्टर होता है, निर्देशक। तो एक कोई डायरेक्टर है, बहुत अच्छे डायरेक्टर, उनका बड़ा नाम है। उनसे पूछा, मतलब एक दिन उन्होंने कहा कि, वो खुद नहीं कह रहे, एक एक्टर बोले
बोले इस व्यक्ति के अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है कि ये किसी को भी सड़क से उठा के एक्टर बना सकता है। और वास्तव में उन्होंने कई ऐसे एक्टर तैयार किए। अभी कोई तो एक्टर ने मेरे दिमाग से नाम उतर रहा है, उनको तो मतलब वो बताते कि वो तो कोई ऐसा वैसा ही काम करते थे, उल्टा पुल्टा कोई, और उनसे उन्होंने एक्टिंग करवा दी है। तो उनका भी डेडिकेशन उनमें रहा। अरे डेडिकेशन तो दोनों का रहा ना। एक उसकी कि उसने इतनी लगन लगाई, एक दूसरे कार्य को करने वाला व्यक्ति और दूसरे पार्ट में आ जाता है, दूसरे पार्ट प्ले कर रहा है, जिससे उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है कि नहीं, उससे वो काम करा जाता है। तो एक व्यक्ति, कभी भी याद रखिए, कोई भी सफल होता है तो उसमें एक व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसमें काफी लोग उसकी सहायता करते हैं, यहाँ तक कि नेचर भी सहायता करता है आपकी। समझ रहे हैं ना। वैसे ही जो भी सफल हुए, उन सबकी सफलता में एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होती कोई भी, उन सब की भूमिका है। क्या आपकी ये क्विज जिन्होंने बनाई प्रगति, टेस्ट जिन्होंने बनाया सौम्या जी, तो ये सब लोगों की, सबकी उसमें कहीं ना कहीं सबका योगदान रहता है, समझे। इसी को टीम वर्क बोलते हैं। चलो, एक व्यक्ति उसका पात्र नहीं होता बाबू। आगे क्या कह रहे थे। हाँ, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। में चत्वारो वर्णाः संध्यक्षराणि तेषु प्रथम अर्धमात्रा। अब इनकी जो पहली आधी मात्रा है वो किसकी होगी, किसके हिस्से में जाएगी। प्रथम अर्धमात्रा कंठ्यस्य, है ना। कंठ। दो बातें चलाएंगे इसमें भी। कितनी बातें चलाएंगे पंडित जी, दो बातें चलाएंगे। एक बात ये कर रहे हैं कि आप द्विमात्रिक मानिए इसको, दो मात्रा वाला मानिए, अर्थात एक मात्रा और दो मात्रा। तो इसमें से आप आधी मात्रा जो है किसकी मान लीजिए, कंठ की मान लीजिए, और शेष जो बची वो किसकी मान लीजिए, डेढ़ मात्रा, है ना, तालु की मान लीजिए। अब दूसरी बात इन्होंने करी, बोले वा मात्रा कंठ्यस्य भवति, अथवा एक मात्रा कंठ की मानी और एक मात्रा तालु की मान लीजिए। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। जब आप एक मात्रा मानेंगे, आधी मात्रा मानेंगे, तो जो परासार्ध मात्रा है वो तालु की हो जाएगी, और यदि आप एक मात्रा मानेंगे तो मात्रा व तालव्योष्ठयोः भवति। दोनों में जानना है बात, ए ऐ ओ औ दोनों में यही चीज रहेगी। ठीक है ना, पंक्ति लग गई। जी सर। पंक्ति लगी सबको। जी सर। वही कह रहे परार्ध प्राधान्यम आदाय कंठ्य तालव्योः कंठयोश्च सह निर्देशा कृता इति बुद्धिं तत्र कंठ्यस्य आकारस्य अर्धमात्रा ए ओ इत्यनयोः, है ना, शेष सार्धमात्रा इ उ इत्यनयोः। ए औ इत्यत्र तु कंठ्यस्य मात्रैका इ उ इत्यनयोश्च मात्रेति, तत्रापि ए ओ घटकीभूतयोः अकारयोः संवृता अकारस्य अर्धमात्रा। तो इतनी बात किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें दिक्कत है, दोबारा बताऊं, यहाँ समझ में नहीं आया। कह रहे तत्र कंठ्यस्य, अर्थात कंठ आपका ए कब बनता है, अच्छा ये बताओ, ए और आई कब बनते हैं, या ओ और ओ कब बनते हैं, कब बनते हैं, जब इनमें आ रहेगा तो अविद्यमान है ना कहीं ना कहीं। अरे आ तो विद्यमान है ना जी, तो मैं अविद्यमान और आकार का उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ है कि नहीं है जी जी। तत्र कंठ्यस्य अर्थात अकारस्य, जो आपका इसमें इनमें विद्यमान जो आकार है उन सब में विद्यमान जो आकार की कितनी अर्धमात्रा ए ओ इत्यनयोः शेष सार्धमात्रा इत्यनयोः, अर्थात इन दोनों के अंतर्गत एकार और ओकार के अंतर्गत अकार की आधी मात्रा, और शेष सार्धमात्रा ई उ इत्यनयोः, और शेष आधी मात्रा किसकी है, डेढ़ मात्रा। आधी मात्रा तो इसकी हो गई, और शेष एकार में कितनी और किसकी, और बाकी डेढ़ मात्रा तालु की। क्यों जी है, तालु की। बोले इकार की, यदि ए बनाओगे तो इकार की, और ओ बनाओगे तो उकार की। बस समझ में आ गई, अभी क्लियर होगी पंक्ति जी सर सबको। अब ऐसे ही बता रही है, तो एकार ओकार की बात होगी, कह रहे ए ऐ औ इत्यत्र तु दीर्घ एकार और ऐकार में तु कंठ्यस्य मात्रैका
यू इत्यनयोः मात्रेति। और ऐकार उकार की जब बात करोगे तो कंठे आकार और ईकार मिलके ही तो बनता है ना, वो भी आई भी आपका नहीं बनता है, जी सर। हैं? हाँ, जी सर। तो उसमें भैया आ की एक मात्रा होगी और इकार की एक मात्रा। अंतर समझ में आ गया दोनों में, जी सर। है ना। और उसमें भी ये जो आपने डिवाइड कर लिया अब, तो तत्रापि ए ओ घटकी भूतयो हो। अब जो एकार और ओकार बचे थे जिनमें आधी आधी मात्रा आकार की आ रही थी, है ना, भूतयो हो अकारयो संवृत अकार से अर्धमात्रा। उसमें जो आधी मात्रा है वो, ये आधी मात्रा वाला कौन सा आकार है, संवृत, संवृत है। ठीक है ना, ठीक है, बात समझ में आ गई। जी सर। आ गई हाँ, सर। जी सर। और जो आपका ऐकार और औकार में जो आकार विद्यमान है उसकी वो कौन सा है, तो ऐक औ इत्यत्र तु विवृत आकारस्य मात्रा भवति, विवृत आकार की एक मात्रा होती है। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, है, बोलो, जी सर। सबको आ गया ना। जी सर, एक बार वही फिर बता से रहे हैं, रिपीट कर दीजिए। मात्रिकम मात्रिकम संवृतम जेयम विवृतम तुति मात्रिकम। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि जब आपका आकार देखो दो है इसमें, दोनों को अलग अलग समझोगे तो समझ में आएगा। एक है आपका एकार और ओकार, और एक है ऐकार और औकार। एकार कैसे बना पंडित जी आपका, अ मिला और ई मिला, है ना, अ मिला और ऊ मिला, ये तो बना। अब प्रश्न ये हो रहा है कि आकार का कितना हिस्सा है एकार में और ओकार का कितना हिस्सा है। तो आपने क्या बताया, जब ए और ऊ बनेंगे तो आपने क्या बोला, बोले कंठ्यस्य तु अर्धमात्रा। कंठ्यस्य कितनी मात्रा, कंठे की आधी मात्रा, है ना, अर्थात कितना है ये। और ये जो आकार है इसका नाम क्या होगा, बोले संवृतम, संवृत आकार होगा। किस नाम से जाना जाएगा ये, किस नाम से जाना जाएगा पंडित जी, संवृत। संवृत। वही बात करें, तत्रापि ए ओ घटकी भूतयोः अकारयोः संवृत आकारस्य अर्धमात्रा, संवृत आकार की आधी मात्रा है। ठीक है, अब ये वाला इसमें भी तो आकार विद्यमान है, तो ये आकार किस नाम से जाना जाएगा, ये तो एक मात्रा वाला है पूरा पूरा, ये तो एक एक मात्रा वाला ना, एक मात्रा वाला है। एक मात्रा का ये, एक मात्रा की इकार है, एक मात्रा का, एक मात्रा का उकार है ना। तो वही कह रहे हैं ए औ इत्यत्र तु विवृत आकारस्य, कौन से आकार का, विवृत आकार का। इसका नाम क्या होगा, समझ में आ गया अंतर, जी ठीक है, जी क्लियर है ना। तो वही कह रहे हैं ए औ इत्यत्र विवृतम और ए ओ इत्यत्र संवृतम भवति अकारम। ठीक है ना, क्लियर होगी सबको बात अभी, जी बोलो हाँ सर। कि ना। जी सर। जी सर। जी सर, आ गया। आ गया सर समझ में। सबको आया ना। जी महोदय आ गया। जी सर आ गया जी मुझे। सर। अब चलिए क्या कह रहे हैं, घोषा वा संवृता सर्वे अघोषा विवृता स्मृता, सर्वे संवृता, सर्वे संवृता, क्या कह रहे हैं पंडित जी, सर्वे घोष। भाई घोषा। प्रश्नों से बता रहे हैं। अघोष विवृता। अत्र बाह्य प्रयत्नयोः प्रसंगे निर्देशः कृतः, तथा हि घोषवर्णाः हर्ष प्रत्याहार भाजो नादवन्तः सन्तः हैं। और ये जो आपके हर्ष प्रत्याहार अंतर्गत आने वाले वर्ण है वो उनका कौन होगा, बाह्य प्रयत्न होगा, क्यों जी, अरे बोलो, घोष। घोष वाला। समझ नहीं आ रही क्या मेरी। आ रही है महोदय। आ रही है सर। वही कह रहे हैं, हर्ष प्रत्याहार अंतर्गत हर्ष प्रत्याहार भाजः घोषवर्णाः संवृताः, अर्थात संवृत प्रयत्न वाले होंगे। वही कह रहे हैं ना, घोषा वा संवृताः सर्वे घोषाः संवृताः, जो घोष प्रयत्न वाले हैं हर्ष प्रत्याहार अंतर्गत आने वाले जो घोष वर्ण हैं उनका कौन प्रयत्न होगा, संवृत। संवृत होगा, है ना, संवृत संवार प्रयत्न का, संवृताः संवार प्रयत्न का। ठीक है पंडित जी। जी महोदय। अभी वो घोष क्यों कहा, तो वही बता रहे हैं, क्योंकि तेषाम उच्चारण काले गलास्य वीवरस्य संकोचः क्रियते, इसीलिए घोष कहा जाता है। ऐसा नाद विशेषक उत्पन्न होता है घोष जैसा। खर प्रत्याहार घटकाः सर्वे वर्णाः अघोषाः, और खर प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्ण क्या कहलाते हैं,
हर प्रत्यार में आने वाले शब्द हैं। अघोष अघोष, उनका प्रयत्न कैसा होगा? विव्रताः विव्रत स्मृताः, है ना? बात समझ में आ गई? हर्षः, हर्ष को घोष कहा जाता है। हर्षः घोषाः संवृताः और खरः अघोषाः विव्रताः स्मृताः। समझ में आ गया दोनों में अंतर? हर्षः घोषाः संवृताः और खरः अघोषाः विव्रताः। ठीक है जी? जी सर। आगे स्वराणाम ऊष्मणांचैव विवृतम करणम स्मृतम। स्वरों का और ऊष्म वर्णों का कौन करण है पंडित जी? स्वर वर्णों का, हाँ, और ऊष्म वर्ण बोले तो, ऊष्म वर्ण बोले तो श, श, श स हर हा। ठीक है ना? शकार अत्र और हकार। कौन करण है? विव्रत। कौन करण है इनका? विवृतम करणम स्मृतम। भैया अनम्यूट मत करो, आपके यहाँ से गड़बड़ हो रहा है मामला। चलिए आगे क्या कह रहे हैं? तेभ्योपि विवृतौ एंगौ ताभ्याम एचौ तथैव च। इतनी बात समझ में आ गई? सभी स्वरों का और ऊष्म वर्णों का कौन करण है? विव्रत। विव्रत करणम। विव्रत। विव्रत सर। अब उनमें भी ये जो आपके स्वर और ऊष्म वर्ण है, तेभ्यः अपि, उनमें से भी, तेभ्यः करके किसको लेना है? स्वर और ऊष्म को, है ना? उन ऊष्मों में भी क्या कह रहे हैं आगे? जो आपके कौन है? एंग। एंग में कौन कौन आते हैं? एंग वर्ण में, एंग प्रत्यार में कौन कौन आते हैं? ए और ओ। एकार और ओकार। ओ नहीं, ए और ओ। ठीक है? आई औ। समझ में आ रही बात? आवाज आ रही है मेरी भैया? आ रही है अरे सर ये भाग क्यों रहे लोग? क्या दिक्कत हो रही है? कोई आवाज की दिक्कत हो रही है? नेटवर्क की दिक्कत हो रही है? चलो होती है वो नहीं शाम के महोदय। टाइम में। तुम अनम्यूट ना करो, तुम्हारे यहाँ से आवाज वापस आ रही है। तो स्वराणाम ऊष्मणांचैव विवृतम करणम स्मृतम, इतनी बात क्लियर हुई। अब उन स्वर और ऊष्म वर्णों में ही, उन स्वर ऊष्म वर्णों में ही तेभ्यः अपि विवृतौ एंगौ, उनमें जो एंग है, एंग प्रत्यार मतलब एकार और ओकार, उकार। वो कैसे होते हैं? एकार और ओकार कैसे होते हैं? विवृतर विवृत होते हैं। कैसे होते हैं? विवृत होते हैं। ठीक है ना? विवृत विवृत तर की बात है, विवृत तर की बात है जी। विवृत कहां से है? अरे विवृत तो उनका ही है ना जी। पंडित जी। देखो आगे लिखा होगा उन्होंने अपनी टीका में, शशसाहानाम विवृतकरणम और आभ्यंतर यत्न रूपम अनुप्रदानम स्मृतम शिक्षा वेदांगिन व्यवस्थापितम, ऐसा वहां कहा गया है। तेभ्य अपि, उनमें भी, स्वर ऊष्मेभ्य एंगौ अर्थात एकार ओकारो इति अक्षरे विवृतौ स्तः एतौ विवृततरौ सार्धमात्रिक विवृत संनियोगात्। इनको, यद्यपि इनका नाम विवृत है, उसके साथ आने के कारण, ठीक है, उनका, इनका नाम विवृत है क्योंकि स्वर और ऊष्म में विवृत पड़ेगा। लेकिन किसके कारण से विवृत्तर कहे जाएंगे? सार्धमात्रिक विवृत संयोगात। किसके कारण विवृत कहे जाएंगे? ये सार्धमात्रिक विवृत संयोग। सार्धमात्रिक। हाँ, सार्धमात्रिक मतलब 1.5 मात्रा वाले, है ना? 1.5 मात्रा वाले, 1.5 मात्रा वाले आपके कौन? विवृत के संयोग के कारण इनको क्या कहा जाएगा? विवृततर कहा जाएगा। अंतर समझ, बात समझ में आ गई? जी भैया सर। और आई कह रहे हैं ताभ्याम ऐचो, जब ये विवृत्तर हो गए, ये विवृत्तर हो गए तो आई औ क्या कहलाएंगे? अब तरप प्रत्यय और फिर उससे भी श्रेष्ठ के लिए कौन लगाते हैं? अब तमप, है ना? तो ये विवृततर हो गए, वो क्या कहलाएंगे? विवृततम कहलाएंगे। वही कह रहे हैं ए औ इति तथैव विवृतौ
और इमौ विवृततमौ इति भावः, इनको विवृततम भी कहा जाता है। बात समझ में आई? तो दोनों ही आपके एकार उकार विवृत्तर और ऐ औ विवृततम। समझ में आया पंडित सबको? जी भैया आ गया। चलो। सर ऐसे है विवृत, विवृतर और विवृतम, ऐसे है ना सर? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। बिल्कुल बिल्कुल विद्वान, बिल्कुल। चलो ये है ना, इसके बाद में ये ना कारिका, इसके बाद इससे पहले और कोई भी है? एक कारिका रह गई शायद, 22 नंबर रह गई। नहीं सर यही है 22वीं तो अयोग है, रह गई, ये रह गई। हाँ, है भैया 22। अनुस्वार यमानाम च नासिका स्थानम उच्यते। अनुस्वार का और यमों का उच्चारण स्थान कौन सा है विद्वान? नासिका। नासिका। और अयोगवाह विज्ञेया आश्रय स्थान भागिना। अयोगवाह कैसे होते हैं? बोले आश्रय स्थान भागिना। आश्रय स्थान भागिना इत्युक्ते, आश्रय स्थान भागिना इत्युक्ते अर्थात ये स्वतंत्र उच्चारित नहीं हो सकते, इनको किसी ना किसी के आश्रय की आवश्यकता होगी, अर्थात किसी की कमर पे लदके जाएंगे पीछे से, अकेले नहीं चल सकते। अयोगवाह है कौन से? अब आप प्रश्न करोगे कि अयोगवाह है कौन से भैया, तो अयोगवाह है, बोले अयोगवाह अयोगाश्चते वाहाश्चे इति अयोगवाह कौन कौन है? बोले अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय, उपदमानी और यम। एक बार बोलिए कौन कौन? अनुस्वार, विसर्ग, उपदमानी और यम। इनको क्या कहा जाता है सबको? किस नाम से जाने जाते हैं सारे के सारे? अयोगवाह। और ये अब बताओ, देखो कोई भी बता दो आप, क्या अनुस्वार को स्वतंत्र बोल सकते हैं आप? नहीं सर। विसर्ग को तो बोल ही सकते होगे। नहीं सर। नहीं सर द्विमात्रिक होता है वो तो। और जिह्वा मूलीय, उपदमानियों को नहीं, उन्हें भी नहीं बोल सकते सर। ये सब क्या है? हाँ, ये स्वतंत्र नहीं उच्चारित होते, इसीलिए इसको आश्रय स्थान भागी कहा है। क्या क्या कहा है इनको? आश्रय स्थान भागी। स्थान भाग। ये पूछा गया है ना? इस बार आया था। किस बार आया था? आवाज बहुत फंस रही है। इस बार वाले पेपर में आया था सर, हाँ तो बस देख लो। जून वाले एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन। हाँ तो अब ये पूछा गया कि अयोगवाह आश्रय स्थान भागी कौन है अयोगवाह। अब ये पूछ लेगा कि वो अयोगवाह में कौन कौन आते हैं, तो बता पाओगे ना? जी सर जरूर। जी सर। बताइए, होगी नहीं बता पाए। चलो आगे अलाबु वीणा नरघोषौ दंतमूल्य स्वरानु अनुस्वारस्तु कर्तव्य नित्यम हो शशसे शुच नित्यम ह्रो शशसे शुच। अब बात आई पंडित जी किसकी? दिक्कत हो रही है क्या आवाज में? नहीं सर क्लियर है। सर जब सब लोग साथ में बोलते हैं बीच बीच में फंसने लगती है आवाज। आप लोग तब बोला करिए जब मैं बोलना बंद कर दिया करूँ, ठीक है पंडित? तो मैं बोलूंगा तो उसके बाद बोलिए आप। मैं बोलना बंद कर दूं उसके बाद आप बोला करिए, ठीक? क्या कह रहे हैं? अलाबु वीणा निर्घोषौ, यही है ना इसके बाद? जी सर। अलाबु वीणा निर्घोषौ दंतमूल्य मूल्य स्वराननु अनुस्वारस्तु कर्तव्य नित्यम भोः शशसेषु च। तो क्या कह रहे हैं? यत्र अन्यत्र यत्र परसवर्णस्य व्यवस्था तत्र उत्तर व्यंजनस्य सवर्णत्वमपि अनुस्वारस्य भवेत् किंतु हकार। अब देखिए, ये आप पढ़े थे ना वो, अभी कल पढ़े थे शायद, अनुस्वार से ही परसवर्ण पढ़े हो ना? पढ़ चुके हो? अनुस्वार को परसवर्ण होता है, जी नहीं पढ़े हो? पढ़ा है, अनुसार से यही परसवर्ण है सर। परसवर्ण पढ़े हो ना? अब किन कंडीशन में वो नहीं होता है ना? कहाँ मतलब उसको एक जगह तो आप विकल्प कर लेते हैं, अरे यहाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन कहाँ पे आप नित्य अनुस्वार कर्तव्य कुत्र नित्य अनुस्वार अनुस्वारस्तु कुत्र नित्य कर्तव्य वो बता रहे हैं। तो कहाँ करना है आपको नित्य अनुस्वार? समझ में आ रही बात?
कह रहे तत्र उत्तर व्यंजन से सवर्णत्वमपि अनुस्वारस्य भवेत्। आप अनुस्वार से प्रसवर्ण से प्रसवर्ण कर देते हैं अनुस्वार को, यह प्रत्यार कर देते, लेकिन कौन कौन है जहां पे आप ये नहीं कर सकते। तो यह में कौन बचा आपका, देखो यह प्रत्यार लगा दो, यह में कौन कौन बच गया, एक तो हकार बच जाता है, एक शकार, त्रय बच गए, ये बचे ना, जी अरे ये तो बच गया, कप है। ये बच गया ना। हाँ हाँ, उसमें ये है कि यह में आपका र भी आ जाता है, इन्होंने रकार को भी रेफ शकार सकार सकार परेशु नित्य अनुस्वारा कर्तव्य, उन्होंने रेफ को भी ले लिया, बस इतना अंतर आ गया आपके में। वहां यह में आपका ये भी आता है, कपया के यहाँ से शुरू होता है ना भैया, वो सॉरी हाया वर्ट के यहाँ से शुरू होता है ना और कपया तक जाता है, हाया वर्ट में तो वो भी आ जाता है ना आपका, र भी आ जाता है ना आपके यहाँ, वहां तो जी आता है सर। ना। हाँ, लेकिन यहाँ नहीं है, ये अंतर है बस थोड़ा सा। तो बोले लेकिन हकार रेफ शकार शकार और सकार इनके परे रहते हैं, उसको क्या होता है पंडित जी, क्या होता है, अनुस्वार को नित्य अनुस्वार ही होता है, परसवर्ण का नियम आपके यहाँ खत्म। बात समझ में आ गई। अनुस्वार नित्य कर्तव्य कब, बोले हकार रकार रो हो, ह लिखा है ना, हकार रकार शुचा इनके परे रहते। क्लियर है बात, बात क्लियर है। हाँ, अब प्रश्न ये होता है कि भैया ठीक है आपने बता दिया कि अनुस्वार को अनुस्वार, उसको अनुस्वार होगा, नित्य अनुस्वार होगा, लेकिन उसका उच्चारण कैसे करना है, उसे नित्य अनुस्वार का उच्चारण करना कैसे है ये तो बताओ। उच्चारण किसके जैसे करेंगे, तो कह रहे अलाबु वीणा निर्घोषौ दंतमूल्य स्वराननु, किसके जैसे करना है उसका उच्चारण, बोले अलाबु वीणा निर्घोष, जैसे अलाबू की वीणा, अलाबू की वीणा देखे हैं, अलाबू बोलते हैं लौकी को, लौकी जानते हैं। जी जी सर। जानते हैं। क्या बोलते, बिटर गट बोलते, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कुछ ऐसे बोलते हैं ना, वही। बॉटल गार्ड गार्ड तो बोलते हैं। करेला होता है, इसको बॉटल गार्ड बोलते हाँ, तो वही बोतल जैसा होता है ना, इसीलिए तो वही लौकी आपकी, उसकी जब सुखा करके क्या बनाते हो, गोल वाली लौकी आती है, ये लंबी वाली होती है, गोल वाली लौकी आती है ना, उसी को ऐसा सुखा उखा के कुछ काट पीट के, देखा होगा आपने, तार बांध के, एक तत्वाद्य यंत्रों में आता है, वो वाद्य यंत्र होते हैं ना आपके, तत्वाद्य यंत्रों में आता है लौकी का, वो बुम बुम करके बजाते हैं, ऐसे करके गुम गुम करके बजता है वो, ऐसा करके साउंड करता है, देखना यूट्यूब पे सर्च करके, क्या लाबू वीणा कैसे बजती है, लौकी की वीणा, तो बोले उसी के जैसे, समझ में आई बात, उसी के जैसे अलाबू वीणा, अलाबू से निर्मित वीणा जैसा स्वर करती है, वैसे ही आपको दंत के मूल्य स्थान से, दंत मूल्य स्थान से उच्चरित इस अनुस्वार का उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुई बात। हैं। जी सर। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन सा आपको पता ही है ना, क्यों जी बोलो। जी सर। अब बता रहे हैं कि दुरोष्ठ वृत्ति कहाँ होगी, दुरोष्ठ वृत्ति मतलब दोनों ओष्ठों को अलग रख के कौन वर्ण को उच्चारण करना है आपको, तो कह रहे हैं अनुस्वारे, अनुस्वार में दुरोष्ठ वृत्ति होती है, अर्थात जब अनुस्वार का उच्चारण करेंगे दोनों ओष्ठ आपके अलग होंगे। देखिए कितना साइंटिफिक है ऋषि, ऋषि जो है वो कितना साइंटिफिक है इस विषय में, क्यों बता रहा है कि कैसे आपको उच्चारण करना है? बोले अनुस्वारे तो दुरोष्ठ वृत्ति, अनुस्वार का उच्चारण करते समय आपको क्या करना है, दोनों ओष्ठों को द्विवारम विगृह्णीयात्, 2 बार विभाजन करना। समझ में आई बात। विवृत्त्याम, विवृत्ति में, ठीक, विरामे चाक्षरद्वये दुरोष्ठौ तो विगृह्णीयात् यत्र औकार वकारयोः, जहां औकार का उच्चारण करना हो आपको, औ बोल के देखो, दोनों ओष्ठ अलग होंगे, दुरोष्ठ वृत्ति होगी कि नहीं होगी, वह बोल के देखो, ऐसा राउंड लिप्स बनते कि गोल होठ बनते, नहीं बनते, देखो नहीं करोगे तो जी बनेगा ही, सर, आपको बन उच्चारण नहीं हो रहे पाएगा हैं। यदि नहीं करोगे आप तो। कर रहे हैं सर। विचार कर देखो, अम ह अम 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 बोल के देखो, अम कम सह बोलो, कम सह बोलते समय कम, ओष्ठ राउंड हो रहे हैं देखो। जी विवृत्ति में भी ऐसा ही होता है, विवृत्ति में भी ओष्ठ आपके अलग अलग रहते हैं, तो नहीं बात।
वही बात हुई ना, अनुस्वार में, विवृत्ति में, विराम में, है ना, यत्र ओकार वकारे ओकार वकार जहाँ पे आते हो, और अक्षरद्वये, दो संयुक्त अक्षर जहाँ पे हो, तो वहां पर भी आपके दुरोष्ठ वृत्ति होती है। ठीक है जी। बड़ी जी दिक्कत सर। होती होगी यार ये नेटवर्क के लिए इन लोग को। यहाँ तो एक बार डिस्कनेक्ट हो जाए, दोबारा कनेक्ट करने में क्रोध आने लग जाता है। अब यहाँ एक चर्चा की उन्होंने विवृत्ति की, तो विवृत्ति हम लोगों को जाननी चाहिए, नहीं जाननी चाहिए? जाननी चाहिए सर। जाननी चाहिए। तो कौन बताएगा विवृत्ति के विषय में, थोड़ा बहुत पता हो तो किसी को बताओ। कितने प्रकार की, क्या है विवृत्ति? विवृत्ति क्या है, कितने प्रकार की है, कोई बताएगा? विद्वान है? आनंद जी। प्रकार की है विवृत्ति। बोले? हाँ बोलो। 4 प्रकार की। पहली है कौन से? वस्तानुसारिणी। सृजिता, वस्तानुसृजिता, वस्तानुसारिणी, पाकवती, वस्तानुसारिणी, पाकवती और पिपीलिका। लेकिन क्रम ये नहीं है पंडित जी इसका। पहले पिपीलिका आती है लेकिन। हाँ पहले पिपीलिका आएगी, पिपीलिका, पाकवती, वस्तानुसारिणी और वस्तानुसृजिता, है ना? हाँ जी। चलो आगे बताएंगे, आएगा आगे आएगा सब, है ना, बताएंगे उसी में। या भी बता दे चलो। आपने लिखवाया था। है? लिखवाया था। हाँ, एक श्लोक है, द्वयोस्तु सरयो मध्ये संधि यत्र न विद्यते। ये पहले श्लोक भेज देना इन लोगों को ना, पुराने लिखे होंगे तुम लोग के पास हो तो भेज देना, ठीक है? तो श्लोक ये लोग देख लेंगे, लिख लेंगे, उसके बाद बता देंगे कुछ। आगे अब बात आ रही है वर्ण प्रयोग, क्योंकि वर्ण प्रयोग की शैली आपको बताने लगे हैं अभी। उन्होंने वो अनुस्वार के उच्चारण की शैली बताई, अब बता रहे हैं आपको कैसे और वर्ण उच्चारण करने। कह रहे हैं व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीडयेत गीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजयेत। यथा पतन भेदाभ्याम भीता व्याघ्री दंष्ट्राभ्याम पुत्रान हरेत। व्याघ्री को तो नहीं देखा होगा आप लोगों ने, आप लोगों ने, लेकिन उसको देखा है शुनी को। शुनी मतलब श्वान की पत्नी शुनी है। वो अपने वो छोटे छोटे पिल्लों को इधर उधर लेके जाती है, ट्रांसफर करती है, बिल्ली को, या देख लेना कभी कुत्ते को भी, जो लेडी डॉग है उसको देखना कभी। ये उन्होंने माँ का ही नाम लिया, व्याघ्री का नाम लिया, कोनी का, व्याघ्र नहीं कहा, व्याघ्री कहा। समझ रहे हैं? व्याघ्री कहा, क्योंकि बच्चों की चिंता केवल माँ को होती है, पिता को इतनी नहीं होती, होती है लेकिन इतनी नहीं होती है। क्या रहेंगे क्या करेंगे वो ज्यादा माँ को होती है। पिता तो ये कि आज वर्तमान में रहो, कल का कोई वो ठीक है चला देखा जाए, कल का, कल फिर वो देखा आगे चल के। माँ लेकिन आगे का, वो बहुत आगे का सोच के चलती है। इसीलिए माँ को हमारे यहाँ जब आचार्य बताते हैं तो कौन सा स्थान दिया स्मृति में, जब आप पढ़ते तो कहाँ बताया माँ को? 1000 गुना श्रेष्ठ बताया पिता से। आचार्य से 100 गुना श्रेष्ठ पिता को, और पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ माँ को बताया। यही कारण है। तो कहना यथा व्याघ्री पुत्रान हरेत, जैसे व्याघ्री अपने पुत्रों को इधर से उधर लेके जाती है, हरण करती है उनका, कैसे है? बोले भय के कारण, ठीक है। और लेकिन लेके तो इधर उधर जाती है, वो दाढ़ में दबा लेगी बीच में, लेकिन क्या नहीं होता उसको? दंष्ट्राभ्याम न च पीडयेत, लेकिन उसके दांत उसको बिल्कुल नहीं लगते। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जब इधर उधर ले जाती है, कितने कोमल होते हैं उस समय, उनके दांत नहीं लगते उसको बिल्कुल, है ना। और वो डरने के भय से, जैसे वो उनको ना तो पीड़ित करती है ना, और ना ही वो गिरते हैं। पतन भेदाभ्याम भीता व्याघ्री यथा दंष्टाभ्याम पुत्रान हरेत, गिरने के भय से डरी हुई व्याघ्री बाघिन जिस प्रकार से अपने दाढ़ में दबा करके पुत्रों का हरण करती है, उसको कष्ट नहीं पहुंचाती, न जब भी डे तो उसको कष्ट नहीं पहुंचाती, उसी के जैसे किसका प्रयोग करना है पंडित? तद्वद वर्णान प्रयोजित, ऐसे ही वर्णों का प्रयोग करना है। अर्थात वर्णों को ना तो बिल्कुल गिराना है, ठीक है, ना उनको शिथिल छोड़ देना। शिथिल छोड़ देंगे गिर पड़ेंगे वो, ना कस के पकड़ लेना, कस के पकड़ो तो कट जाएगा। थोड़ा सा तेजी से पकड़ ले वो व्याघ्री, मारजारी के लिए कह रहे हैं, बिल्ली के लिए, यदि वो थोड़ा कस के पकड़ ले तो उनको दांत नहीं लगेंगे, उसके नुकीले दांत लग जाएंगे। तीक्ष्णाभ्याम अभी दंष्टाभ्याम, जो तीक्ष्ण दंष्ट है उसके दांत लग जाएंगे उसके।
और थोड़ा ढीला कर देगी तो, हल्का पकड़ेगी तो नीचे गिर जाएंगे। जैसे वो उन बच्चों का हरण करती है इधर से उधर, उसी प्रकार से आपको भी किसका प्रयोग करना है, वर्ण का प्रयोग करना है। और समझ में आ गई? ठीक है, आगे कह रहे हैं यथा सौराष्ट्रिका नारी तक्रम वित्त विभाषते एवं रंगा प्रयुक्तव्या के आराम एवं खेदया। बोले जैसे सौराष्ट्र देश की नारी है, सौराष्ट्र की स्त्री जिस प्रकार से तक्रम शब्द का प्रयोग करती है, किस शब्द का, तक्रम शब्द का प्रयोग करती है, तक्रम इति अभिभाषते, उसी प्रकार से किसका प्रयोग करना है आपको, कौन से वर्ण का प्रयोग करना है, एवं रंगा प्रयोक्तव्या, उसी प्रकार से आपको रंग वर्णों का प्रयोग करना है। अब बोले भैया एक नया वर्ण ला के रख दिया आप तो रंग वर्ण, ये कौन सा रंग वर्ण है, हम तो अभी तक सुने ही नहीं थे इसको, है रंग वर्ण कौन है जी, अनुनासिक आगे आएगा, घबराइए मत, बताएंगे, है ना। तो इस प्रकार से किसका प्रयोग करना है, एवं रंगा प्रयोक्तव्या, इस प्रकार से रंग वर्णों का प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण में क्या दिया उन्होंने, उदाहरण में क्या दिया जी, जैसे खे आराम इव खेदया, खे आराम इव खेदया। अब आपके सामने प्रश्न होता है पंडित जी के नका, ये आपका रंग वर्ण है क्या, आप कहेंगे भैया ये रंग वर्ण क्या है, हमें तो समझ में आया ही नहीं है, रंग वर्ण का मैटर क्या है, ये तो अपने से बिल्कुल परे है। कोयम रंग नारदीय शिक्षायाम मुक्तम अस्ति, के मुक्तम अस्ति नारदीय शिक्षायाम, ना की जो आपका नकार है ना, नकार है ये, इस न की 4 गतियां बताई, जैसे रेफ की 8 गतियां है ना, ऐसी न की कितनी गतियां हैं, कितनी स्थिति है ना की, 4। वही कह रहे हैं, अर्थात स्वर पूर्व नकार चतुर्धा योगम गच्छति, स्वर पूर्व वाला नकार, अच पूर्वक नकार, अच वर्ण पूर्व वाला नकार कितनी गतियों को प्राप्त करता है, 4 गतियां, 4 योग होते हैं। बात समझ में आ गई। पहला क्या है, पहले नकार से रेफ, जैसे अह रह, आपका शब्द है ना अहन, अहन 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 शब्द होता है ना, आप क्या करते हैं, अहम शब्द के नकार को क्या कर देते, रेफ आदेश नहीं कर देते हैं, बोलो, तो एक नकार को रेफ आदेश, क्योंकि अच वर्ण पूर्व में हकार में आकार, एक गति हो गई। नकार से क्वचित लोप है, मति शब्द में नकार का लोप हो जाता है, आपका राजन में, मति में, सब में क्या होता है, लोप हो जाता है। मन धातु के नकार का लोप होता है नहीं, अरे मन धातु है, मन धातु के नकार का लोप हो जाता है नहीं होता, बोलो कौन सूत्र करेगा, कौन सूत्र करेगा मन धातु के नकार का लोप, बोला देखते हैं आपकी विद्वत्ता को कितना याद है आपको, बोलो बोलो पंडितों क्या हुआ, लंदन से होगा ना, पता नहीं भैया, बोलो अरे बोलोगे महाराज, चलो देख के आना, कल पूछूंगा, समझ गए, चलिए। लोपा क्वचित अनुस्वार, कहीं कहीं अनुस्वार भी हो जाता है नकार को, है ना, जैसे ये आवाज बहुत आ रही है आपके यहाँ से। चतुर्थ ये रंगो वेदे प्रयोज्यते, और चौथा क्या है, रंग, चौथी स्थिति कौन सी है, रंग है इसकी, जो कहाँ प्रयुक्त होती है, वेदे प्रयोज्यते, करते भी करते लास्ट में करते हैं। चौथी स्थिति क्या है, रंग वर्ण है, जो कि वेद में प्रयुक्त होता है केवल आपका, और अन्यत्र कहीं प्रयुक्त नहीं होता। 4 गतियां समझ में आ गई, 4 समझ में आ गई, रेफा रंगश्च लोपश्च अनुस्वारोपी च क्वचित, रेफ रंग लोप और अनुस्वार, ये 4 गतियां आपकी, उनमें से एक गति है रंग वर्ण, ठीक है, क्लियर है ना। अर्थात र को क्या हो जाता है, वेदे प्रयोजित यो नाम स्वयुक्त पूर्व स्वरम अनुनासिकम विधत्ते, वो अनुनासिक बन के अपने पूर्व वाले स्वर के ऊपर चला जाता है। रंग क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ऐसा था, ये कंडीशन क्या थी आपकी, ये है
लोकान, ये शब्द है। बात समझ में आ गई? तो ना ही है स्वर पूर्व में से। अब इसने क्या किया, इसने अपने से पूर्व जो स्वर है उसके ऊपर चला गया, यहां से हटके, और क्या क्या बन गया ये, लोकाम, ऐसा बन गया। अर्थात इसने पूर्व स्वर को क्या कर दिया, रंजित कर दिया। रंजयित्वा, किम करोति, रक्तम करोति। रक्त संज्ञा को आप पढ़ते हैं ना वहां पे, रक्त संज्ञा किसकी होती है? अरे विद्वानों, अनुनासिक। हम माताओं में बेटा, हाँ, रक्त संज्ञा को अनुनासिक। अनुनासिक। तो पूर्व वर्ण को क्या कर देता है, रक्त बना देता है। वो जो अ था, अब सामान्य था बेचारा, सीधा साधा बैठा हुआ था वहां पे, लेकिन इस नकार ने क्या कर दिया, बदमाश ने आके उसको रक्त कर दिया, अर्थात रंजित कर दिया, रंजित करके रक्त बना दिया उसको। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, स्वर परक और व्यंजन परक। स्वर परक भी होता है और व्यंजन परक भी होता है रंग वर्ण। समझ में आ गई रंग वर्ण कौन सा है अभी? चलिए, अब कह रहे रंग वर्णम प्रयुंजीरन नो ग्रसित पूर्वम अक्षरम। रंग वर्ण का प्रयोग कैसे करना चाहिए, जैसे लोकान आपने बोला, कैसे प्रयोग करना है इसका, तो कह रहे नो ग्रसित पूर्वम अक्षरम, ऐसे प्रयोग करो कि ये जो लोकान लिखा था ना आपका, ये न का उच्चारण ऐसा होना चाहिए कि आकार का ग्रहण ना कर ले, आकार का भी स्पष्ट श्रुति होनी चाहिए, सुनाई देना चाहिए वो। नो ग्रसित पूर्वम अक्षरम, दीर्घ स्वरम प्रयुंजी आप पश्चात नासिक, पहले दीर्घ स्वर का प्रयोग करिए, तदनंतर आप नासिक के वर्ण का, जैसे लोकान, लोकान, समझ में आ रही है? देवान, देवान, ये समझ में आई बात? जी। समझ में आया? ये जो साउथ में बोलते हैं, इधर महाराष्ट्र साइड में ये लोग अशुद्ध बोलते हैं थोड़ा सा, उधर वेद में बता रहा हूँ, वो लोग अशुद्ध बोलते हैं, ह्रस्व बोल देते हैं इसको। ये आपके इसमें आता है ना, बंड महान आसी सूर्य बड़ा दिया महान आसी, ये आता है यहाँ पे, तो बंड महान, वो बहुत जल्दी से करके निकल लेते उसको महान, उसको सुनाते ही नहीं अलग से, रंग वर्ण उनका सुना ही नहीं देता अलग से। शिक्षाकार कह रहा है ना कि दीर्घ स्वरम प्रयुंजीयात पश्चात नासिक आचरण, पहले दीर्घ स्वर का प्रयोग अनंतर नासिक का प्रयोग करना है। चलो आगे, बोले कितना कहाँ कहाँ क्या रखना है, तो कह रहे हैं हृदय चैकमात्रस्तु अर्धमात्रस्तु मूर्धनि नासिकायाम तथा अर्धंच रंगस्य मात्रता। रंग दो मात्रा वाला है, कितने मात्रा का है ये रंग वर्ण, दो मात्राएं है इसके पास में। कौन सी मात्रा कहाँ कहाँ से उच्चारित होगी आपकी अब, तो कह रहे हैं हृदय एक मात्रस्तु, एक मात्रा इसकी हृदय से उच्चारित होगी, अर्ध मात्रा मूर्धा से, और आधी मात्रा नासिका से। मतलब तीनों जगह पहुंच गया, तीन जगह से वर्ण उच्चारण करते हैं आप, या तो उरह कंठा शिरस तथा, कंठ को छोड़ करके मूर्धा नासिका और हृदय, तीन जगह पहुंच गए, तीनों में कुछ ना कुछ है इसका। बोल के देखना कभी इसको, लोकान, देखो हृदय से भी आवाज आती है, मूर्धा में भी जाती है और नासिका से आती है, बिना नासिका के तो बोलेगा ही। समझ आई बात? ठीक है जी, चलें आगे, तय रखें, बोलो तय रखें। हाँ, एक में पूरा हो जाएगा, जी भैया। अब कल ये पूरी हो जाएगी आपकी शिक्षा, अब कुछ है नहीं आगे और, है ना? अब खाली आगे इंपॉर्टेंट यहाँ तक के थोड़े से जरूरी थे, अब इसके आगे जो जरूरत वाले होंगे ना उन्हीं को बताएंगे, ठीक है? सबको समझ में आया पंडितों?